ग्रीन मॉन पर आप सुन रहे हैं ब्रैम स्टोकर का लिखा उपन्यास ड्रैकुला भाग 2। ड्रैकुला रुका और मेरे बैग उसने नीचे रखे। फिर उसने दरवाज़ा बंद करके कमरे को पार करके एक और दरवाज़ा खोला, जो कि एकमात्र लैंप से प्रकाशित एक 8 कोनों वाला कमरा था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। इस कमरे को पार करके उसने एक और दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने का इशारा किया। अंदर पहुंचकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह एक विशाल शयन कक्ष था जिसमें अलग से आतिशदान था, जिसमें जलती हुई लकड़ियों की वजह से कमरा एकदम गर्म था। आग से निकलता हुआ धुआं विशाल चिमनी की वजह से कमरे में नहीं फैल रहा था। ड्रैकुला ने मेरा सामान वहीं छोड़ा और जाने से पहले मुझसे कहा, आपकी यात्रा के बाद आप तरोताज़ा होना चाहेंगे। बाथरूम वहाँ मौजूद है। यहाँ आपकी ज़रूरत का हर सामान उपलब्ध है। और जब आप हाथ मुंह धोकर तरोताज़ा हो जाएं, तो पिछले कमरे में चले आइएगा। वहाँ आपको खाना तैयार मिलेगा। रोशनी, गर्मी और काउंट के गर्मजोशी से किए गए स्वागत की वजह से मेरी सारी शंकाएं और डर जाते रहे। अपनी सामान्य स्थिति में पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भूख की वजह से अधमरा हुआ जा रहा था। इसीलिए जल्दी से फ्रेश होकर मैं पिछले कमरे पहुंचा। जैसा कि उम्मीद हो चुकी थी, खाना मेज़ पर लग चुका था और मेरा मेज़बान विशाल आतिशदान के एक तरफ दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। उसने मेज़ की तरफ इशारा किया और कहा, चैन से बैठो और खाना खाओ। मैं खाने में तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने डिनर कर लिया है और मुझे विश्वास है कि तुम इतनी सी छोटी बात को दिल पर नहीं लोगे। तभी मैंने मिस्टर हॉकिंस द्वारा सौंपा गया सीलबंद खत उसके हवाले कर दिया, जिसको वो बड़ी ही गंभीरता से पढ़ने लगा। फिर मुस्कुराकर उसने वह खत मुझे पढ़ने के लिए दे दिया। उसके पहले ही पैराग्राफ ने मुझे खुशी से रोमांचित कर दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि गठिया रोग से पीड़ित होने की वजह से मैं अभी हाल फिलहाल सफ़र करने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि वहाँ आने के लिए मैंने अपनी जगह एक नौजवान को चुना है जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। वो काबिल है, ज़हीन है और इतना भरोसेमंद है कि मैं उस पर आंख मूंद कर भी विश्वास कर सकता हूँ। वो मेरे ही साय में बड़ा हुआ है और तुम्हारे पास आने को तैयार भी है। जब वो तुम्हारे साथ मौजूद हो तो इस सारे मामले में तुम्हारी राय जानकर वह मुझ तक पहुंचा देगा। काउंट ने आगे बढ़कर एक मर्तबान पर से ढक्कन हटाया और गर्म भुने हुए मुर्गे की खुशबू ने मुझे मदहोश कर दिया। इसके साथ पनीर, सलाद और एक बोतल पुरानी शराब भी थी, जिसमें से मैंने 2 पैक पिए। जब मैं खाना खाने में व्यस्त था तो काउंट मुझसे मेरी यात्रा के बारे में लगातार सवाल पूछता जा रहा था और मैं उसे अपने साथ घटी सारी घटनाओं के बारे में नपे तुले शब्दों में बताता जा रहा था। जब मैंने अपना खाना समाप्त कर लिया तो काउंट ने वहीं आतिशदान के पास एक कुर्सी खींच ली और मुझे एक सिगार दिया। अपने बारे में उसने बताया कि वो इस शौक से परहेज करता था। सिगार पीते हुए मैंने उस पर गौर किया तो उसके पूरे शरीर की आकृति को एक अजीब बनावट का पाया। उसका चेहरा मजबूत था, बहुत ही ज़्यादा मजबूत। चेहरे की आकृति किसी बाज के जैसी लगती थी। उसकी कान बेहद पतली और नथुने थोड़े दबे हुए थे। चौड़ा ऊंचा माथा, उसकी कनपटियों पर बालों की संख्या कम थी, परंतु वो पूरे सर पर बहुत प्रचुर मात्रा में मौजूद थे। उसकी भौहें बहुत घनी थीं, जो कि आपस में मिली हुई थीं। उसकी घनी मूंछों और नुकीले दांतों की वजह से उसके चेहरे पर हर दम एक क्रूरता की झलक रहती थी। उसके नुकीले दांत उसके होठों से बाहर निकले हुए थे। उसके होठों की सुर्खी उसकी जीवटता को दर्शाती थी, जो कि उसकी उम्र के इंसानों के लिए एक नितांत दुर्लभ बात थी। बात बाकी उसके कान थोड़े पीले और ऊपर से कुछ ज़्यादा ही नुकीले थे। उसकी ठोड़ी चौड़ी और मजबूत थी, लेकिन गाल अंदर की ओर धंसे हुए थे। अभी तक मैंने उसके हाथों के पिछले हिस्सों को देखा था, जो कि आग की रोशनी में उसके घुटनों पर रखे कुछ सफ़ेद और साफ नज़र आ रहे थे। लेकिन जब मैंने उन्हें गौर से देखा तो पाया कि वो रूखे और चौड़े थे, लेकिन उसकी उंगलियां अपेक्षाकृत छोटी थीं। अविश्वसनीय रूप से उसकी हथेलियों पर बाल थे।
नाखून लंबे लेकिन नुकीले कटे हुए थे। जैसे ही काउंट मेरी तरफ झुका और उसका हाथ मुझसे छुआ, मैं अपनी कपकपी को दबा नहीं पाया। उसकी सांसों में एक अजीब किस्म की बदबू थी जिससे मुझे उबकाई आई, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पा लिया। काउंट ने स्पष्ट रूप से इस पर गौर किया और वो तुरंत पीछे हट गया। अपने बाहर निकले हुए दांतों की वजह से वह जितनी अच्छी तरह मुस्कुरा सकता था उतनी अच्छी तरह मुस्कुराया और अपनी कुर्सी पर जमकर बैठ गया। हम दोनों कुछ पल शांत बैठे रहे और जब मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो पाया कि भोर की लालिमा फैलने ही वाली है। हर तरफ एक शांति व्याप्त थी, लेकिन तभी कहीं से आती भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ों ने सन्नाटे को तोड़ दिया। काउंट की आंखों में एक चमक झलकी और उसने कहा, रात के शहजादों की आवाज़ सुनो, उनकी लय कितनी मधुर है। फिर मेरे चेहरे पर मौजूद कुछ अजीब भावों को पढ़कर उसने आगे कहा, अरे साहब, तुम शहरों में रहने वाले हम शिकारियों जैसा कहाँ सोच पाओगे। इतना कहकर वो कुर्सी से उठा और बोला, तुम थके हुए होगे, तुम्हारा शयन कक्ष पूरी तरह तैयार है। जितनी देर तक सोना चाहो उतनी देर तक सोना। मैं कल दोपहर बाद तक बाहर रहूंगा, अतः चैन की नींद सोना और मीठे मीठे सपने देखना। इतना कहकर वो शिष्टता से झुका। उसने मेरे लिए उस 8 कोने वाले कमरे का दरवाज़ा खुद खोला और मैं अपने शयन कक्ष में प्रवेश कर गया। मैं आश्चर्य के समंदर में गोते लगा रहा था। मेरे मन में डर और संदेह के मिले जुले भाव पैदा हो रहे थे। मैं अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जिन पर खुद मुझे यकीन नहीं हो रहा था। ईश्वर मेरे अपनों के लिए मुझे सुरक्षित रखे। 7 मई, यह अगली सुबह थी। पिछले 24 घंटे मैंने झक कर आराम किया था। मैं कितनी देर तक सोया था और अपनी सुविधा अनुसार जागा था। तैयार होकर मैं उसी कमरे में पहुंचा जहां रात को मैंने खाना खाया था और पाया कि मेज़ पर नाश्ता मौजूद था। नाश्ता भले ही ठंडा था, परंतु केतली में रखी हुई कॉफ़ी गर्म थी। वही मेज पर एक कार्ड रखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, मुझे आज बाहर रहना पड़ेगा, इसलिए मेरा इंतज़ार मत करना, काउंट। मैंने भरपेट नाश्ता किया और जब मैं नाश्ते से फारिग हुआ तो मैंने किसी घंटी की मौजूदगी की आस में चारों तरफ नज़र घुमाई ताकि नौकरों को सूचित किया जा सके, लेकिन किसी भी प्रकार की घंटी का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं था। असाधारण संपदा होने के बावजूद भी घर में कुछ बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। मेज पर सोने की कारीगरी की गई थी जो कि बेहद मूल्यवान थी। पर्दे, कुर्सियों के पोश, मेरे बिस्तर की चादर आदि बेहद महंगे और बहुत सुंदर और अच्छे कपड़े द्वारा बनाए गए थे। फिर भी कमरे में एक अदद आईने की दरकार थी। यहाँ तक कि बाथरूम में भी कोई आईना मौजूद नहीं था। इसीलिए शेव बनाने और बाल संवारने के लिए मुझे बैग में से आईना निकालना पड़ा। मुझे अभी तक किसी नौकर के दर्शन भी नहीं हुए थे और न ही महल में मैंने किसी तरह की कोई आवाज़ सुनी थी सिवाय भेड़ियों की गुर्राहट के। कुछ देर बाद मैं अपने सामने रखा हुआ नाश्ता समाप्त कर चुका। मैं नहीं जानता था कि इसे नाश्ता कहना ज़्यादा बेहतर था या डिनर, क्योंकि जब मैंने इसे समाप्त किया तो 5 और 6 के बीच का समय हो रहा था। मैं कुछ पढ़ने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन कमरे में पढ़ने के लिए कोई सामग्री, किताब, अखबार अथवा कोई पत्रिका तक मौजूद नहीं थी। इसीलिए मैंने कमरे में मौजूद एक दरवाज़ा खोला तो मुझे एक छोटे से पुस्तकालय की झलक मिली जिसे देखकर मेरा मन गदगद हो गया। मेरी प्रसन्नता के अनुरूप पुस्तकालय में अंग्रेजी की असंख्य किताबें, अखबार व पत्रिकाएं मौजूद थीं। अलमारियों में किताबें एक पंक्ति में रखी हुई थीं और बीच में स्थित एक मेज पर पत्रिकाओं और अखबार का पुलिंदा रखा हुआ था, भले ही उनमें से कोई भी अंक अभी हाल फिलहाल का नहीं था। वहाँ हर विषय से संबंधित किताबें, जिसमें मुख्यतया इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और कानून से संबंधित किताबें मौजूद थीं। सारी किताबें अंग्रेजी में और इंग्लैंड से संबंधित थीं। किताबों को देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया था।
जब मैं किताबों में खोया हुआ था तभी दरवाज़ा खुला और काउंट ने अंदर कदम रखा। उसने मुझे हेलो कहा और उम्मीद जताई कि रात को मैं आराम से सोया था। फिर उसने कहा, तुमको ये किताबों के मत देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये सब पसंद आएंगी। उसने किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहा है। कभी ये किताब मेरी भी सखियाँ थीं। कुछ वर्ष पहले जब मैं लंदन जाने का विचार कर रहा था, तब इन किताबों ने मुझे कई कई घंटे तक ज्ञान परोसा था। इन्हीं किताबों की बदौलत मुझे तुम्हारे इंग्लैंड के बारे में सारी जानकारी मिली थी। और जिस चीज़ से तुमको मोहब्बत हो जाए उसके बारे में जानकारी जुटाना अच्छी आदत होती है। मेरी तुम्हारे लंदन की भीड़ भरी गलियों में घूमने की, वहाँ के लोगों के बीच जाने की, वहाँ की ज़िंदगी जीने की, वहाँ मरने की, और जो मैं वहाँ कर सकता हूँ उसे करने की बहुत तीव्र इच्छा है। इसीलिए मैंने तुम्हारी भाषा इन किताबों से सीखी है। और लोग सोचते हैं कि मुझको अंग्रेजी आती है। लेकिन श्रीमान काउंट, मैं बोला, तुम अच्छी अंग्रेजी जानते हो और उतने ही अच्छे ढंग से इसे बोलते भी हो। वो गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारी चिकनी बातों के लिए तुम्हारा शुक्रिया मित्र, पर सच तो ये है कि मैं भले ही अंग्रेजी के व्याकरण और शब्दों से परिचित हूँ, लेकिन इनको सही से बोलना मुझे आज भी नहीं आता। वास्तव में यकीन करो, तुम अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, मैंने कहा। इतनी अच्छी भी नहीं, उसने जवाब दिया। मैं जानता हूँ कि यदि मैंने तुम्हारे शहर लंदन में अंग्रेजी बोली तो कोई भी राह चलता आदमी मुझे पहचान लेगा कि मैं वहाँ का नहीं हूँ। मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है। यहाँ मेरा नाम है, ख्याति है, यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे जानता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन किसी अजनबी देश में एक अजनबी की कोई भी साथ नहीं होती। लोग उसे तवज्जो नहीं देते, उसे नहीं जानते। यदि लोग तुमको नहीं जानते तो ये एक चिंता करने वाली बात होती है। मुझे इस बात से संतुष्टि मिलती है कि मैं दूसरों के जैसा ही लगूं, ताकि मेरी बात सुनकर या मुझे देखकर कोई रुके नहीं, या कोई अपने ख्यालों में ये न सोचे कि अरे ये तो अजनबी है। मैंने बहुत लंबे समय तक राज किया है और मैं आज भी राज करता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई अन्य मुझ पर राज न कर पाए। तुम यहाँ केवल मेरे मित्र हॉकिंस के प्रतिनिधि के बतौर नहीं आए, जो कि मुझे लंदन स्थित एक जागीर की बाबत यहाँ बताने आया है। तुम यहाँ मेरे साथ कुछ दिन बिताओगे ताकि तुम्हारे सानिध्य में मैं अंग्रेजी बोलने का लहजा सुधार सकूं। यदि मैं कोई भी गलती करूं, चाहे छोटी ही सी सही, तुम ज़रूर टोकना ताकि मैं वो गलती सुधार सकूं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आज इतनी देर तक बाहर रहा, पर क्या करूं, इस बूढ़ी जान के हाथों से कई महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा। साथ ही मैंने उससे पूछा कि क्या मैं इस कमरे में जब मन करे तब आ सकता हूँ। हाँ बेशक, पूरे महल में जहाँ मर्जी हो वहाँ घूमो, सिवाय उन कमरों के जिनमें ताला लगा हुआ है। वैसे भी तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा ही नहीं करेगी। किसी कारण से कुछ चीज़ों को जैसी वे हैं वैसे ही रखना ज़्यादा उचित रहता है। अगर फिर भी तुम उन्हें देखना चाहते हो तो तुम उनको मेरी नज़र से देखोगे। उनके बारे में जानना चाहते हो तो उनको मेरी जानकारी के हिसाब से जानोगे। तुम शायद समझ गए होगे। जी बिल्कुल, मैंने कहा। उसने कहना जारी रखा, हम ट्रांसिल्वेनिया में हैं और ट्रांसिल्वेनिया इंग्लैंड नहीं है। हमारे तौर तरीके तुम्हारे तौर तरीकों से जुदा हैं और तुम यहाँ कई अजीब घटनाओं की गवाह बनोगे, जिनमें से कुछ के बारे में तुम मुझे पहले ही बता चुके हो। उसके इस कथन से हमारी आगे की बातचीत की बुनियाद बनी। स्पष्ट तौर पर वो और बातें करना चाहता था, इसीलिए केवल बातचीत आगे बढ़ाने के लिए मैंने उससे मेरे साथ घटित घटनाओं के बारे में कई प्रश्न पूछे। कभी उसने बातों का रुख मोड़ने की कोशिश की और कभी बातों को समझ ना पाने का बहाना बनाया, लेकिन फिर भी उसने मेरे कुछ सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए।
जैसे जैसे समय बीता मेरी झिझक खुलती गई और मैंने उसकी पिछली रात मेरे साथ बीती घटनाओं के बारे में पूछा, जैसे कि ड्राइवर उस नीली लौ के पास क्यों जाता था। जब उसने मुझे बताया कि यहाँ के आम जनों का ऐसा विश्वास है कि साल की एक विशेष रात, पिछली रात, जब शैतान शक्तियाँ अपनी पूरी ताकत पर होती हैं, तो एक नीली लौ उस जगह पर दिखाई देती है जहाँ खजाना गड़ा होता है। उसने बोलना जारी रखा, खजाना उसी रास्ते में कहीं दबा हुआ है जिस रास्ते से तुम रात को यहाँ आए थे। यहाँ पर कई सदियों तक वालाचियन, सैक्सन और तुर्क साम्राज्यों के बीच युद्ध हुआ था। यहाँ ऐसी जगह ढूंढे नहीं मिलेगी जहाँ इंसानों का, देशभक्तों का या आक्रांताओं का खून न बहा हो। यहाँ के पुराने दिन बेहद दुख भरे थे। जब ऑस्ट्रियन और हंगेरियन लोग यहाँ झुंडों के झुंड आए, तब इस देश के लोग उनसे मिलने पहुँचे। आदमी, औरत, बूढ़े, बच्चे सब उनके स्वागत में दर्रे की चट्टानों पर खड़े हुए थे, तो उन दरिंदों ने पहाड़ों पर से बर्फ की चट्टानों को नीचे गिरा दिया और एवलांच में देखते ही देखते हजारे मासूमों को मौत की नींद सुला दिया। जब आक्रमणकारी जीत गए तो जो कुछ भी उनको मिला वो सब उन्होंने यहाँ की मिट्टी में छुपा दिया। लेकिन ये खजाना इतने लंबे समय तक छिपा हुआ कैसे रह सकता है? क्या यहाँ के लोग अब तक उसे खोज नहीं पाए? मैंने उत्सुकता से पूछा। काउंट मुस्कुराया। मुस्कुराते समय उसके होंठ उसके मसूड़ों से मिल गए और उसके नुकीले दांत बाहर की तरफ निकल आए और उसने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग दिल से डरपोक और दिमाग से पैदल हैं। वो लौ साल में केवल एक ही रात प्रकट होती है और उस रात इस देश का कोई भी आदमी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखता है। और साहब, अगर कोई निकल भी आए तो उसे पता ही नहीं होता कि ऐसे माहौल में क्या करना है। अगर कोई आदमी उस लौ वाली जगह पर कोई निशानी लगा भी दे तो दिन में वो अपने काम की वजह से उस जगह को खोज ही नहीं पाता। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, तुम भी उन जगहों को अब खोज नहीं पाओगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे उन जगहों की बिल्कुल भी याद नहीं है, मैंने जवाब दिया। फिर हमारी बातचीत अलग मुद्दों की तरफ मुड़ गई। चलो, अब तुम मुझे लंदन स्थित उस जागीर के बारे में बताओ जिसके सिलसिले में तुम यहाँ आए हो, उसने कहा। और मैं उससे अपनी लापरवाही की बाबत माफ़ी मांगकर अंदर गया और सौदे से संबंधित सारे कागजात लेकर बाहर आया। जब मैं अंदर कमरे में था तो मुझे चीनी मिट्टी और चांदी के बर्तनों के खनखनाने की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में पहुंचकर मैंने गौर किया कि मेज पूरी तरह साफ हो चुकी थी और कमरे और लाइब्रेरी में लैंप जल चुकी थी। बाहर आकर मैंने पाया कि काउंट वहीं बैठकर अंग्रेजी की एक पुस्तक पढ़ रहा था। मैंने वहाँ उसके साथ बैठकर जागीर के सौदे के विषय में सारी बात साफ की, यहाँ तक कि रुपयों और पैसों की भी। उसने मुझसे जागीर और उसके आसपास के बारे में अनगिनत प्रश्न पूछे। निश्चित तौर पर वो लंदन जाने से पहले वहाँ के बारे में सारी जानकारी जुटा लेना चाहता था। जब मैंने इस बाबत उससे पूछा कि उसका जवाब था, मित्र, जानकारी जुटाने में हर्ज ही क्या है। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो नितांत अकेला रहूँगा और अपने देश में अर्जित की गई आदतें मुझसे छूटेंगी नहीं। वहाँ मुझसे कदम कदम पर सचेत करने वाला कोई मित्र भी नहीं होगा। मेरा मित्र तो मीलों दूर मेरे दूसरे मित्र पीटर हॉकिंग्स के साथ बैठकर कुछ कानूनी नुक्ते सुलझा रहा होगा, है ना? काफ़ी देर तक बैठकर हमने सौदे से संबंधित कागजी कार्रवाई पूरी की। फिर जब मैंने कागज़ों पर उसके हस्ताक्षर लिए तो उसने मुझसे जागीर के बारे में और जानकारी मांगी। फलस्वरूप मैंने उसको वो कागज़ दिखाया जो मैंने वहाँ आने से पहले तैयार किया था, जिसका विवरण इस प्रकार था। पर्व फ्लीट में सड़क के किनारे एक इमारत नज़र आई है जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि वो इमारत बिकाऊ है। जब मैंने उसके चारों तरफ घूमकर उस इमारत पर नज़र डाली तो पाया कि पुराने ज़माने की बनी वो इमारत चारों तरफ से ऊंची 4 दीवार से घिरी हुई है
और काफ़ी सालों से इसकी कोई मरम्मत भी नहीं हुई है। इमारत का फाटक पुरानी बलूत की लकड़ी और लोहे से निर्मित है, जिससे लोहे की जंग ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। पूरी इमारत लगभग 24 एकड़ में फैली हुई है और इसकी चारदीवारी पत्थरों की बनी हुई है। इमारत में जगह जगह पेड़ और हरियाली प्रचुर मात्रा में मौजूद है और इमारत के बीचों बीच एक साफ पानी का तालाब भी है। ये इमारत काफ़ी बड़ी और कई वर्षों पुरानी है, जिससे नज़दीक ही एक पुराने चर्च की इमारत है। हालांकि मुझे अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि उस समय इमारत ताला बंद थी और चाबी मेरे पास मयसर नहीं थी। परंतु मैंने बाहर खड़े होकर ही उसका हर कोण से अवलोकन कर लिया था। इस इमारत के आसपास कुछ अन्य इमारतें भी थीं, जिनमें से एक काफ़ी बड़ी थी, जो कि है एक निजी पागल खाना। जब मैंने अपना बोलना समाप्त किया तो उसने कहा, मुझे जानकर खुशी हुई कि इमारत पुरानी और बड़ी है। मैं भी पुरानी पीढ़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ। नए घर में तो मेरी जान ही निकल जाती। पुराने चर्च से भी मुझे खुशी मिलेगी। हम ट्रांसिल्वेनिया के लोग आम इंसानों की तरह मरना पसंद नहीं करते। मुझे प्रसन्नता और आनंद की घड़ियाँ पसंद नहीं, ना ही मुझे सूरज की किरणें और पानी के झरने पसंद हैं। ये सब तो तुम जैसे युवाओं को पसंद आते हैं। अब मैं भी जवान नहीं रहा हूँ और काफ़ी वर्षों तक अकेले रहते हुए मेरा दिल खुशी और प्रसन्नता को अनुभव नहीं कर पाता। वर्षों तक इस जीर्ण महल में रहते हुए अब मुझे अंधेरे और ठंडी हवाओं की आदत हो गई है। मैं अपने विचारों के साथ अकेले रहना पसंद करता हूँ। न जाने क्यों इतना कुछ कहते समय उसके शब्द और उसके चेहरे के भाव मेल नहीं खा पा रहे थे, या फिर उसके चेहरे की विशेष बनावट उसकी मुस्कान को और ज़्यादा उग्र और उदास बनाए हुए थी। मुझसे क्षमा मांगकर वो फिर मेरे पास से कुछ देर के लिए चला गया। वो कुछ समय तक मुझसे दूर रहा और इस समय का उपयोग मैंने किताबों के साथ गुजारने का फैसला किया। मेरी निगाह का केंद्र वो एटलस था, जो कि खुला हुआ रखा था और लगता था उसे अभी हाल फिलहाल में ही प्रयोग किया गया है। उसको निशान से देखने पर मुझे ज्ञात हुआ कि उस पर कुछ जगह निशान लगाए गए थे। एक निशान लंदन के पूर्व स्थित उस जगह पर था जहाँ उसकी नई जागीर थी। बाकी दो में से एक जगह एक्सेटर और दूसरी यॉर्कशायर के नज़दीक स्थित विटबी था। एक घंटे का समय बहुत खुशगवार गुजरा और फिर काउंट लौट आया। अरे वाह, तुम अभी भी किताबों की खाक छान रहे हो, वो आते ही बोला। सही है, लेकिन तुम हर समय काम नहीं कर सकते। आओ, तुम्हारा खाना लग चुका है। उसने मेरा हाथ थामा और हम दोनों अगले कमरे में पहुंचे, जहां मेज़ पर मेरे लिए खाना तैयार रखा था। काउंट ने बताया कि जब वो बाहर गया था तब उसने खाना खा लिया था, लेकिन वो पिछली रात की ही मानिंद मेरे पास बैठा रहा और मुझसे बातें करता रहा। पिछले बात की ही मानिंद वो खाना खाने के बाद मैंने एक सिगार पिया और काउंट मेरे पास बैठा रहा और मुझसे घंटों बतियाते रहा। मुझे महसूस हुआ कि काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन इस बाबत मैंने चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि अपनी मेज़बान की इच्छाओं का सम्मान करना मेरा कर्तव्य था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं पिछले पूरे दिन सोता ही रहा था, लेकिन भोर की सर्दी से मैं असहज महसूस कर रहा था। सुबह होने ही वाली थी, तभी कहीं मुर्गे ने भाग दी। उसकी तेज़ आवाज़ ने काउंट को चौंका दिया। वो तेज़ी से उठा और बोला, ये सुबह क्यों होती है? मैं भूल कैसे गया कि हमें बातें करते करते इतनी देर हो चुकी है। मित्र, आगे से लंदन के बारे में बताते समय अपनी बातों को थोड़ा नीरस बनाना, ताकि मुझे समय की याद रहे। इतना कहकर उसने मुझसे विदा ली। मैं अपने कमरे में पहुंचा और जाते ही जैसे ही मैंने पर्दे खींचे, लेकिन बाहर देखने लायक कुछ न था, सिवाय स्लेटी आसमानों के, जिसमें भोर का उजाला बस फैलने ही वाला था। इसीलिए मैंने तुरंत पर्दे गिरा दिए और उस दिन के बारे में लिखने बैठ गया। 8 मई। इस डायरी में लिखते हुए मुझे डर लग रहा है कि मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, लेकिन मुझे पूरे विस्तार से बताने में खुशी मिलेगी कि इस महल में कुछ बहुत ही अजीब व गरीब है और मुझे यहाँ चैन नहीं मिल पा रहा है।
मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से सही सलामत निकल जाऊँ, या मुझको यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए था। ये तो केवल एक ही रात की बात है, क्या पता आगे ऐसी और रातें आएं। अगर यहाँ मुझसे कोई बातें करने वाला होता तो शायद मैं इस सब को झेल भी लेता, लेकिन इस पूरे महल में मेरे सिवाय कोई नहीं है। मुझसे बात करने के लिए केवल काउंट है, और वह कहते हुए मुझे डर लग रहा है, लेकिन इस पूरे महल में केवल मैं ही एक जिंदा इंसान हूँ। मुझे तथ्यों को थोड़ा सही ढंग से पेश करना पड़ेगा, इससे मेरा हौसला भी बना रहेगा और मेरी कल्पनाएं भी मेरा पीछा छोड़ देंगी, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। जब मैं अपने बिस्तर से केवल कुछ ही घंटे सो पाया था, जब मुझे लगने लगा था कि मैं अब और लेटा नहीं रह सकता, तो मैं बिस्तर से उठ गया। मैंने अपना आईना वहीं खिड़की पर टांग रखा था और मैं दाढ़ी बनाना शुरू करने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो काउंट था। उसने मुझे सुप्रभात कहा। न जाने क्यों मैं उसे देख नहीं पाया, जबकि मेरे आईने के पीछे की सारी वस्तुएं दिखाई दे रही थीं। शुरू में दाढ़ी बनाते समय मेरे गाल पर एक कट लग गया था, जिसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। काउंट के सुप्रभात का जवाब देकर मैं मुड़कर अपने आईने में दोबारा देखा तो पाया कि इस बार कोई गलती नहीं हो रही। मुझे अपने आईने में पीछे का सारा नज़ारा दिखाई दे रहा था, सिवाय काउंट के, जबकि वो मेरे नज़दीक ही खड़ा था। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा था। आईने में केवल मेरा ही प्रतिबिंब मौजूद था, जो कि एक बेहद सोचने वाली बात थी। ये सब उलझाने वाला और बेचैन करने वाला था। बेचैनी का एहसास तो मुझे तब भी होता था जब काउंट मेरे पास होता था। तभी उसी पल मैंने देखा कि मेरे कट में से खून निकल रहा है और खून बहकर मेरी ठोड़ी पर पहुंच चुका था। इसीलिए मैंने अपना उस्तरा नीचे रखा और वहीं कहीं किसी मेडिकल टेप की तलाश करने लगा। जब काउंट ने मेरा चेहरा देखा तो उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभर आई और उसने तेजी से मेरे गले को झपट्टा मारकर दबोच लिया। मैं एकाएक पीछे हटा तो उसका हाथ मेरे गले में पड़े हुए क्रॉसनुमा लॉकेट में स्पर्श कर गया और उसकी हालत में एकाएक बड़ा बदलाव आया। उसका प्रकोप जितनी तेजी से उस पर हावी हुआ था, उतनी ही तेजी से सामान्य हो चुका था। अपना ख्याल रखा करो, उसने कहा। देखो तुमने अपने गाल पर कितना बड़ा कट लगा लिया है। इस देश में ये कट तुम्हारी कल्पनाओं से भी ज्यादा नुकसानदेह है। तभी उसकी नज़र मेरे आईने पर गई और उसे देखकर उसने कहा, सारे फसाद की जड़ ये आईना है। आईना मर्द की अस्मिता को दूषित करने में सबसे अहम किरदार निभाता है। इससे दूर रहा करो। और इतना कहकर उसने अपने डरावने और सफ़ेद हाथ से तुरंत खिड़की खोली और आईने को खिड़की में से दूर फेंक दिया, जो कि आंगन में दूर कहीं स्थित किसी पत्थर से टकराकर चूर चूर हो गया। तो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। ये सब चिंतित कर देने वाला था। मुझे नहीं पता कि अब मैं अपनी दाढ़ी कैसे बनाऊंगा, या शायद घड़ी के डिब्बे के पैंदे में देखकर, क्योंकि उसकी सतह चमकदार धातु की बनी हुई थी। जब मैं डायरी रूम में पहुंचा तो मेरा नाश्ता तैयार था, लेकिन काउंट का कहीं कोई पता नहीं था। इसीलिए मैंने अकेले ही नाश्ता किया। ये भी अजीब बात थी कि मैंने अभी तक काउंट को ना तो कुछ खाते हुए देखा था, ना ही कुछ पीते हुए। वो एक अजीब किस्म का प्राणी था। नाश्ते के बाद मैंने महल को देखना चाहा। मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और दक्षिण दिशा में स्थित एक कमरे के अंदर पहुंच गया। दृश्य वाकई शानदार था और जिस जगह पर मैं खड़ा था वहां से हर तरफ देखने का मौका था। महल एक सीधी खड़ी चट्टान के ऊपरी सिरे पर था। अगर कोई पत्थर नीचे गिराया जाए तो वो हजारों फीट नीचे तक बिना किसी चीज से टकराए पहुंच जाएगा। जहां तक देख पाना संभव था वहां तक केवल हरे पेड़ों के सिरे नजर आ रहे थे। केवल एक जगह बस पानी का झरना गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। नदियां यहाँ वहाँ चांदी के धागों की तरह उलझकर जंगल में जा रही थीं, लेकिन मैं आपको सुंदरता का वर्णन करने के मूड में नहीं हूँ। ये तो जो मुझे वहाँ दिखाई दिया मैंने वो आपको बता दिया। उसके बाद जो मैंने देखा वो केवल दरवाजे थे। यहाँ दरवाजे, वहाँ दरवाजे, हर जगह केवल दरवाजे, वो भी ताला बंद।
और लोहे के बोल्टों से सील किए हुए। महल की दीवारों में खिड़कियां तो थीं, लेकिन बाहर निकासी का कोई जरिया न था। वो महल नहीं, एक कैद खाना था, और मैं उसका कैदी। तीसरा अध्याय, जोनाथन हार्कर की डायरी। जब मुझे पता चला कि मैं एक कैदी हूँ, तो मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने सीढ़ियों पर कभी ऊपर तो कभी नीचे चढ़कर देखा। मैंने हर दरवाजे को जांचा तो देखा कि हर खिड़की से झांका और देखा, लेकिन कुछ ही देर में मुझे पता चल चुका था कि मैं बेआरो मतदार था। जब मैंने पिछली बीती हुई कुछ घंटों के बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पागल हो गया था और मेरी स्थिति पिंजरे में फंसे चूहे जैसी हो गई थी। जब मुझे पूरी तरह से एहसास हो गया कि मैं वहाँ पर बेबस और मजबूर था, तो मैं चुपचाप बैठ गया। इतना चुपचाप मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बैठा था, और सोचने लगा कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। मैं केवल एक ही चीज़ के बारे में सुनिश्चित था कि काउंट को कैसे भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि मैं यहाँ कैदी हूँ। आखिर ये सब उसी का किया धरा था। जरूर इसके पीछे उसके अपने उद्देश्य रहे होंगे। जहाँ तक मेरी सोच जा रही थी, उसके अनुसार अब मुझे अपनी सोच और अपने डर को केवल खुद तक सीमित रखना था और अपनी आंखें खुली रखनी थीं। मैं जानता हूँ कि मुझे एक बच्चे की तरह फुसलाया गया है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी मौजूदा डर और मेरी मौजूदा निराशाजनक स्थिति से बाहर निकलने के लिए मुझे मेरे दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा, मुझे नीचे के दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई, जो कि काउंट के लौट आने का सूचक थी। वो तुरंत ही लाइब्रेरी में नहीं आया, इसीलिए मैं सावधानी से अपने कमरे में पहुंचा और पाया वो मेरा बिस्तर सही कर रहा था। बेशक ये दृश्य हतप्रभ कर देने वाला था, बहुत हतप्रभ। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो गई कि महल में कोई नौकर नहीं था। बाद में जब मैंने दरवाजे की झिर्री में से झांक कर देखा, तो उसे डाइनिंग टेबल को लगाते हुए पाया। अब मुझे पक्का यकीन था कि महल में मेरे और काउंट के सिवा कोई और नहीं था। वो सारे घरेलू काम खुद करता था, लेकिन किस समय, इसकी बाबत मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब था कि जिस बग्घी में मुझे यहाँ लाया गया था, उसका ड्राइवर भी काउंट ही था। यह सोचकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। यदि वाकई ऐसा था, तो उसने भेड़ियों को कैसे काबू में किया था, वो भी केवल अपना हाथ हिलाकर। बेस्त्रिज के वो लोग, वो ड्राइवर मेरे लिए इतना चिंतित क्यों थे? मुझे उपहार में क्रॉस, लहसुन, जंगली गुलाब और भभूत देने का क्या मतलब था? मामला बेहद चिंताजनक था और मुझे जल्दी ही कुछ करना था। उस महल के लिए अब मेरे दिल से दुआएं निकल रही थीं। उस औरत ने मुझे एक लॉकेट दिया था। भले ही बचपन में मुझे इन पाखंडों और ढोंग से दूर रखना सिखाया गया था, लेकिन आज मुसीबत और अकेलेपन की घड़ी में वही चीज़ मुझे ताकत और उम्मीद का जरिया नज़र आ रही थी। उसे छूकर न जाने क्यों मेरे शरीर में शक्ति का संचार सा होता प्रतीत होता था। अगर मुझे मौका मिला तो मैं किसी और समय इसकी ओर विचार करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे काउंट के बारे में और जितनी संभव हो सके जितनी ज़्यादा जानकारी जुटानी थी, क्योंकि इससे मुझे यहाँ के पूरे घटनाक्रम को समझने में मदद मिल सकती थी। अगर आज रात मैं अपनी बातों को अपने हिसाब से कर पाया, तो वो आज रात अपने बारे में मुझे खुद बताएगा, लेकिन मुझे सचेत रहना होगा ताकि उसे मेरे ऊपर शक ना हो। आधी रात मेरी काउंट के साथ काफ़ी देर बात हुई। मैंने उससे ट्रांसिल्वेनिया से संबंधित अनेकों प्रश्न पूछे और मुझे उन सब के इतने बेहतरीन जवाब दिए गए कि मैं सुनकर दंग रह गया। उसने वहाँ के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में और विशेषकर युद्धों के बारे में बताया जैसे वो खुद वहाँ मौजूद रहा था।
उसका कहना था कि वो एक बोयार, पुराने समय के राजा के एक पायदार नीचे का राजवंशी के लिए उसकी जगह, उसका नाम, उसकी प्रसिद्धि से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो जब भी अपने महल के बारे में बात करता तो हम का प्रयोग करता और अधिकतर मौक़ों पर बहुवचन में अपनी बात कहता, जैसे कि कोई राजा बात कर रहा हो। मैं चाहता हूँ कि उसके द्वारा कहे गए हर शब्द, हर वाक्य को अपनी डायरी में दर्ज कर लूँ, क्योंकि उसकी बातें बड़ी मनमोहक थीं। लेकिन यदि मैंने ऐसा किया होता तो मेरी डायरी वहाँ के इतिहास से भर जाती। बोलते समय वो इतना उत्तेजित हो जाता था कि कभी वो खड़ा हो जाता, कभी अपनी सफ़ेद मूँछों पर ताव देने लगता, और जो भी उसके सामने पड़ता उसे इतनी कस कर दबाता जैसे अपने हाथों से उस चीज़ का चूरा करने वाला हो। हमारे वार्तालाप के हिस्से को मैं जस का तस यहाँ दर्ज कर रहा हूँ, ताकि इससे आपको उसके कुल वंश के बारे में जानकारी मिल जाए। हमको गर्व करने का अधिकार है, क्योंकि हमारी रगों में कई बहादुर वंशों का खून बह रहा है, जिन्होंने सिंहों के मानिंद लड़ाइयाँ लड़ी और जीती हैं। यूरोप के समस्त कुलों में ओग्रिक जाति के लोग एक बहुत तेजी से उठे। उनके पास थार और ओडिन से मिला लड़ने का जज्बा था। उन्होंने इस प्रकार युद्ध लड़े कि क्या यूरोप, क्या एशिया और क्या अफ्रीका, हर जगह बस एक ही शोर हो रहा था कि नर भेड़िए लड़ने आए हैं। जब वो आए तो उनका सामना हूणों से हुआ। उन्होंने अपने रण कौशल की वजह से हर देश को अपने अधीन कर रखा था। तब हूणों के मरते हुए योद्धाओं को पता चला कि उनकी रगों में बहने वाला खून उन चुड़ैलों का था जो सीथिया से खदेड़े जाने के बाद रेगिस्तान में शैतानों के संसर्ग में पहुंची थी। मूर्ख कहीं के, क्या चुड़ैल और क्या शैतान अट्टिला वालों से ज़्यादा महान हो सकते थे, जिनका लहू इन रगों में बह रहा है। उसने अपनी भुजाओं को ऊपर उठाया जब magyार, लोम्बार्ड, एवर और तुर्कों ने हजारों की तादाद में अपने सैनिक भेजे, तो क्या हमारी सेना ने उनको खदेड़ दिया? क्या ये बात मायने नहीं रखती कि हम एक विजेता कौम हैं? जब आरपत की सेना ने हंगेरियंस का सफाया किया और यहाँ पाया कि हमने उनका ही सफाया कर दिया था, क्या ये बात अजीब लगती है? जब हंगरी की सेना ने पूरे पूर्व पर कब्जा जमा लिया, इसके जैस विजयी मगैस के रिश्तेदार बन बैठे, तो उन सब के जलाल से हमने तुर्किस्तान की धरती को महफूज रखा। इसके अलावा हमारी सेना की वो अंतहीन चौकसी और हमारे सैनिकों का कहना कि पानी का वेग थम सकता है, सेना का नहीं। कौन सी कौम 4 देशों के खिलाफ एक साथ तलवार उठाने का दम रख सकती थी, और कौन सा शासक युद्ध के समय अपनी सेना में हौसला भर सकता था? किसने कैसावो वाले शर्मनाक युद्ध में देश की क्षतिपूर्ति की, जब एक पखवाड़े में ही एक वालाज और मग्यार के उठे हुए झंडों को नीचे करके झुका दिया गया था? ये हमारी ही कौम थी जिसने राजाओं की मानिंद टेन्यब नदी को पार किया और तुर्कों को उनकी ही जमीन पर धूल चटा दी थी। ये ड्रैकुला था जनाब, ड्रैकुला, वही ड्रैकुला जिसके गद्दार भाई ने अपने ही लोगों को, तुर्कों को बेच डाला था और हमको गुलामी की शर्मनाक जंजीरें पहननी पड़ी थीं। लेकिन ऐसे समय में भी ड्रैकुला ने अपनी कौम को जोश से भरा और बार बार अपनी सेना खड़ी करके विशाल नदियों को पार करके तुर्कों की नाक में दम कर दिया। भले ही उसे बार बार खदेड़ दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो वापस आया। कई बार उसे उस खूनी मैदान में आना पड़ा था जहां उसकी सेना मैदानों में काटी जा रही थी, लेकिन वो फिर भी अकेला आया, क्योंकि उसे पता था कि वो अकेला भी जीत सकता था। लोग कहते थे कि केवल वो अपने लिए सोचता है। बकवास, बकवास, बिना नायक के कैसी सेना?
जो कि बिना दिमाग के और बिना जज्बे के लड़ती रहती। दोबारा जब मोहाक्स की लड़ाई हुई तो हमने हंगेरियंस के दमनकारी शासन को एक बार फिर उखाड़ फेंका और उस पूरे युद्ध की अगुवाई हम ड्रैकुला वंशजों ने ही की थी, क्योंकि अभी हम आज़ाद नहीं हुए थे जनाब। ड्रैकुला अपने हौसले, अपने दिमाग, अपने तलवारों पर वाकई इतरा सकते हैं, क्योंकि कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ते हुए हैब्सबर्गों और रोमनों को हमने कभी अपनी ज़मीन छूने नहीं दी। खैर, युद्ध के दिन अब खत्म हो चुके हैं। बेइज्जती की इस शांति में खून एक बड़ी कीमती चीज़ है और महान कौमों की महिमा अब केवल पुरानी किताबों और कहानियों किस्सों तक सीमित है। सुबह का समय नज़दीक आ चुका था और हम अपने बिस्तर में चले गए। मेरी डायरी भी अलिफ लैनों की कहानियाँ जैसे हो गई हैं, जिसमें सुबह होते ही एक रुकावट आ जाती है, या फिर हैमलेट के पिताजी की भूत जैसी। 12 मई। अब मैं केवल तथ्यों की मार्फत बात करूंगा, केवल तथ्यों की मार्फत, जो कि पुस्तकों और आंकड़ों के प्रयोग से विश्वसनीय है। इन तथ्यों से मैं अपने अनुभव और अपनी याददाश्त को सम्मिलित नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे आंकड़ों को और उलझा देंगे। पिछली रात जब काउंट मेरे कमरे में आया तो उसने मुझसे कुछ कानूनी मशवरे मांगे। मैं पूरा दिन किताबें में उलझा रहा। इससे मेरे दिमाग में बेफिजूल के विचार भी नहीं आए। काउंट के मशहूरों के ताल्लुक़ रखती जानकारियों की किताबें मौजूद थीं, जिनको मैंने लिख कर क्रमबद्ध कर लिया। ज्ञान कभी भी कहीं भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। पहला मशवरा जो उसने मांगा था वो ये कि क्या इंग्लैंड में कोई व्यक्ति 2 वकील रख सकता है। मैंने उसे बताया कि यदि वो चाहे तो दर्जनों वकील रख सकता है, लेकिन एक सौदे में एक से ज़्यादा वकील रखना दानिशमंदी नहीं होगी, क्योंकि एक बार में केवल एक ही वकील काम कर सकता था। और मेरी इस कथन ने उसकी चाहतों का विरोध किया। वो समझ गया लगता था। फिर उसने दोबारा पूछा कि एक आदमी को केवल बैंकिंग के काम के लिए और दूसरे आदमी को सौदे की देखभाल के लिए रखने में कोई व्यवहारिक परेशानी तो नहीं है। अगर बैंकिंग वाले वकील को अपने घर से दूर कहीं मदद की दरकार हो तब। मैंने उसे और विवरण में समझाने की बोला, ताकि मैं उसे कोई गलत जानकारी ना दे दूं। इसीलिए उसने कहा, मैं बताता हूँ, और पूरा मामला मुझे विस्तार से समझाया, जिसके जवाब में मैंने उसे बताया कि निश्चित तौर पर यह बेहद आसान है, क्योंकि हम वकील एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ताकि हम किसी भी जगह का स्थानीय काम वहाँ के स्थानीय वकील द्वारा निर्देशों के अनुरूप निपटा सकें, और इससे हमारा क्लाइंट से जुड़ा केवल एक ही वकील होता है, लेकिन उसकी तमाम दुश्वारियों का हल बैठे बैठे हो जाता है। लेकिन मुझे कम से कम निर्देश देने की स्वतंत्रता तो मिलेगी, है ना? मिलनी चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, मैंने जवाब दिया। और ऐसा अक्सर वो लोग करते हैं जो अपने कार्यकलापों के बारे में दूसरों को कोई जानकारी नहीं देना चाहते। बहुत बढ़िया, उसने कहा। फिर माल भेजने में आने वाली दुश्वारियों के संबंध में मुझसे जानकारी जुटाने लगा। उसकी सोच बड़ी दूरगामी थी। मैंने अपनी पूरी योग्यता में उसे हर तरीके से संतुष्ट किया, जिसकी एवज में उसने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि उसको अपने वकील यानी मुझ पर नाज है। वो शायद बिना दूरगामी सोच के बोल गया था। खैर, बतौर एक व्यापारी जो उस देश में कभी गया नहीं हो, जिसने पहले कभी कोई सौदा नहीं किया हो, उसकी जानकारी और कुशाग्रता वाकई काबिले तारीफ थी। जब वो अपने द्वारा उठाए गए सारे सवालों के जवाब से मुतमईन हो गया तो अचानक उठा और मुझसे बोला, क्या तुमने उस पहले खत के अलावा जो तुमने मेरे मित्र पीटर हॉकिंग्स को भेजा था, किसी और को कोई खत लिखा? जब मैंने इसके जवाब में इनकार में गर्दन हिलाई तो मेरे दिल में एक हुक उठी। हालांकि खत लिखने का कोई मौका मुझे वहाँ मिला ही नहीं था। अच्छा, तो अब लिख दो तो वीर मेरे लिए। उसने अपना भारी हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, एक खत हमारे मित्र के लिए लिखो और अन्य किसी को भी जिसको तुम लिखना चाहते हो, और उनको बताओ कि तुम यहाँ इतने प्रसन्न हो कि तुम यहाँ 1 महीना और ठहरना चाहते हो। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं यहाँ इतने लंबे समय तक ठहरूं?
पूछते समझ मेरा दिल लरस गया। बिल्कुल, ये मेरी ख्वाहिश है और मुझे ना नहीं चाहिए। वैसे भी ये एक व्यापार है और मुझे सलाह लेने के लिए किसी की ज़रूरत है, और मैं कंजूस तो कतई नहीं हूँ ना, सिवाय स्वीकृति देने के, और मैं कर ही क्या सकता था। वैसे भी ये मिस्टर हॉकिंग्स का काम था, मेरा नहीं। मुझे उनके बारे में सोचना था, अपने बारे में नहीं। और जब ड्रैकुला बोल रहा था तो मुझे उसकी आँखों और भावभंगिमा से एहसास हो रहा था कि मैं वहाँ पर एक कैदी हूँ, और अगर चाहता भी तो क्या कर सकता था। काउंट को मेरी हामी में अपनी विजय महसूस हुई, और उसने अपने पूरे मालिकाना हक में मुझसे अपने विशिष्ट और सहज लहजे में कहा, जनाब, मैं चाहता हूँ कि आप अपने खतों में सिवाय व्यापारिक सौदे के कोई और चर्चा न करें। निसंदेह तुम्हारे मित्र और परिवार वाले ये जानकर प्रसन्न होंगे कि तुम सही हो और जल्दी से जल्दी उनसे मिलने के लिए मरे जा रहे हो, है कि नहीं? कहते समय उसने मेरे हाथ में 3 कोरे कागज़ और 3 लिफाफे थमा दिए। वो सब विदेशी महीन कागज़ थे। मैंने कागज़ों को देखा, फिर काउंट को देखा तो पाया कि उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि लिखते समय सावधानी रखना, तुम्हारे खत मैं भी पढ़ूंगा। इसीलिए मैंने अपने खतों में केवल औपचारिक बातें लिखने का मन बनाया, लेकिन मिस्टर हॉकिंग्स और मीना को मैंने शॉर्ट हैंड में लिखने का मन बना लिया, ताकि काउंट उनको पढ़े तो उसकी कुछ समझ में ना आए। जब मैंने अपने 2 खत लिख लिए तो मैं चुपचाप बैठ गया और वहीं रखी हुई एक किताब पढ़ने लगा, जबकि काउंट तब तक कई सारे खत लिख चुका था जो वहीं मेज पर रखी हुई एक किताब में से लिख रहा था। फिर उसने मेरे दोनों खत उठाए और अपने लिखे हुए खतों के साथ मिलाया और वहीं मेज़ों पर रखकर एक दरवाजे के पीछे गायब हो गया। उनको एक झलक देख लेने में कोई बुराई मुझे नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं जिन परिस्थितियों में फंसा हुआ था उनसे बचने का कोई भी मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता था। उसने एक खत सैमुअल एफ विटबी के नाम था, एक अन्य हेर लोरेन वार्ना के नाम, तीसरा कोट्स एंड कंपनी लंदन, जबकि चौथा हार्नेर क्लॉपटॉप एंड बेलारूथ, जो कि बुडापेस्ट का कोई बैंकर था, उसके नाम था। दूसरे और चौथे खत की सील खुली हुई थी। मैं उसे देख ही रहा था कि दरवाजे का हैंडल घूमा और मैं वापस अपनी सीट में घुस गया, और मैंने देखा कि काउंट अपने हाथ में एक और खत थामे हुए अंदर आ रहा था। उसने मेज़ पर से सारे खतों को उठाया, उन पर सावधानी से मोहर लगाई और फिर मेरी तरफ मुड़ा और बोला, मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, क्योंकि आज रात मैं महल से बाहर जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी ज़रूरत का हर सामान यहाँ मौजूद है। वो दरवाजे पर पहुंचकर मेरी तरफ मुड़ा और कुछ देर ठहर कर बोला, मुझे तुम्हें एक सलाह देनी है, या तुम समझ लो कि मैं तुमको एक गंभीर चेतावनी दे रहा हूँ। तुम इन कमरों से निकलकर महल के किसी अन्य हिस्से में नहीं सोओगे। ये महल बहुत पुराना है और यहाँ के हर हिस्से में एक याद दफन है, जो कि गैर वाजिब जगह सोने वालों की नींद खराब कर देती है। इसीलिए ध्यान रखना, जब कभी तुमको नींद आए तुम तुरंत अपने कमरों में चले आना, ताकि तुम सुरक्षित रह सको। अगर तुमने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो। उसने अपने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि आगे का मतलब समझाने के लिए उसने अपने हाथ से अपनी गर्दन को काटने का इशारा किया। मैं अब समझ गया कि सिवाय एक बात के वो कौन सी रहस्यमय यादें हैं जो सोने वालों की नींद खराब कर देती हैं। आप सुन रहे थे ब्रैम स्टोकर का लिखा ड्रैकुला भाग 2। भाग 3 सुनने के लिए सुनते रहें ग्रीन मून।